तो क्या हाल है दोस्तों। देखिए, इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान आखिरकार है कौन? क्या वो हमारे प्रेसिडेंट हैं या क्या वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्योंकि अक्सर अगर आप लोग डेली न्यूज़ देखोगे तो उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो ज़्यादा सुनने को मिलता है। और अगर इसी चीज़ को हम कंपेयर करें यूएसए से, अमेरिका से अगर कंपेयर करें, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के पास में सारी पावर्स हैं, उन्हीं के पास में सारी शक्ति हैं। तो इसी चीज़ को लेकर ना इंडिया में कन्फ्यूजन होता है कि आखिरकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसने पावर दी किसको है? प्रेसिडेंट को दी है या प्राइम मिनिस्टर को दी है? तो इसी टॉपिक को हम लोग अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है तुषार मेहरा और मैं स्वागत करता हूं आपका यूपीएससी पॉलिटी चैनल पे। ठीक है, तो पूरा अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो जाएगी इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हमको बात क्या करनी है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, फिर आपके हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब अगर आपको समझना है दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, किसके पास में ज़्यादा पावर है, तो सबसे पहले आपको इनका इलेक्शन का तरीका, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका आपको समझना पड़ेगा और प्राइम मिनिस्टर का भी। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारे आपके प्रेसिडेंट हैं, आखिरकार इनका जो इलेक्शन है वो आपका होता कैसे है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो इनका जो इलेक्शन है ना वो है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो हमको ये भी समझनी है कि भाई जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये आखिरकार इसका मतलब क्या है। देखो, एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, एक होगा आपका डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारी भोली जनता है, ठीक है, जो हमारी भोली जनता है वो सीधा सीधा वोट जो है किसको देगी? वो सीधा सीधा वोट देती है हमारे जो भैया नेताजी हैं। ठीक है, किसको? नेताजी को वोट करती है। अब नेताजी को किसमें वोट करती है अगर हम बात करें, जैसे आप लोग देखते हो कि जब आपका लोकसभा का इलेक्शन है, तब जब आपका विधानसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, तब हमारी भोली जनता जो है वोट करती है। तो उसमें डायरेक्ट लोगों ने वोट किया, वो लोग चुन के भैया लोकसभा में गए या आपके विधानसभा में गए। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ना ऐसा नहीं होता है। इनके केस में, प्रेसिडेंट के केस में भाई है क्या, आपका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के केस में है आपकी भोली जनता। तो ये जो वोट करेगी ना, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं करेगी। क्या आपने कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करा है? नहीं करा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया ही नहीं हुआ है। इनके इलेक्शन का तरीका क्या है, जो हमारी भोली जनता होगी वो वोट करेगी सांसद को, एमपी को। जो एमपी कहां से आया, ये है आपके लोकसभा का एमपी। ठीक है, और किसको वोट करेगी? एमएलए को वोट करेगी। मेले साहब भी बोलते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। तो ये भैया कहाँ पे बैठते हैं? ये बैठते हैं आपके विधानसभा में। तो भोली जनता वोट करेगी एमपी को, एमएलए को, और ये जो एमपी एमएलए है ना, ये आपका वोट करेंगे किसको? हमारे प्रेसिडेंट को। ठीक है, कौन वोट करेगा? हमारे जो एमपी है और एमएलए हैं। तो समझ में आया? इसी चीज को हम लोग एक बार देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो आखिरकार आपका कहना क्या चाहता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या हुआ है कि कौन जो है किसको वोट देगा। अब देखो, माइक जो है ना फंस गया, ऐसे आप लोग को फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, इनका जो इलेक्शन इनडायरेक्ट का मतलब समझा दिया मैंने। ठीक है, अब जो मेंबर्स है ना, इनके लिए बना हुआ एक इलेक्टोरल कॉलेज। एक बनता है आपका क्या, इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब उसमें कौन कौन लोग जो है आएंगे जो वोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके दोनों सदन हैं, एक पार्लियामेंट के दो सदन, एक है आपका लोकसभा और एक हो गया आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं, जो निर्वाचित है, जो इलेक्टेड है, जो चुन के गए हैं, ठीक है, वो आपका वोट करेंगे किसके इलेक्शन में? जैसे मैंने आपको बताया ना कि एमपी जो बना हुआ है, एमपी जो वो भी निर्वाचित इलेक्टेड वाले, तो ये वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, अब यहां पर इलेक्टेड क्यों लिखा हुआ है? इलेक्टेड भाई इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड। राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर नॉमिनेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो क्या वो जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करा है, क्या वो आपका वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ही इलेक्शन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, फिर इलेक्टेड एमएलएस ऑफ द स्टेट्स। अब भाई है क्या, हमारे पास में इंडिया में भैया आपके स्टेट्स भी तो हैं, 28 स्टेट्स भी तो हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका यूपी है, फिर आपका इधर मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इधर हो गया आपका महाराष्ट्र। तो इनके भी तो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, इनके भी तो आपके एमएलए होंगे। तो क्या ये वोट करेंगे? हाँ, ये भी बिल्कुल भैया वोट करेंगे। कितने? जो आपके 28
स्टेट्स हैं, ठीक है, इनके भी आपके वोट करेंगे। उसके बाद में जो आपके दिल्ली, जो यूटी तो हमारे पास में है, लेकिन जो 2 यूटी हैं आपकी, दिल्ली की एक यूटी हो गई और एक यूटी हो गई आपकी पुडुचेरी की, ठीक है। माइक जो बार बार फंस रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया। 2 यूटी दिल्ली और पुडुचेरी, इनके भी जो इलेक्टेड एमएलए होंगे ना वो भी वोट करेंगे। अब आपको पता है ना दिल्ली में भी चुनाव होता है, पहले आपके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तो उसी के बारे में बात हो रही है कि जो दिल्ली है और जो पुडुचेरी है यूटी में, उनके भी इलेक्टेड एमएलए जो है वोट आपका कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ में आया। क्यों ये आपका है भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट को, नेताजी को वोट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पहले अपने एमपी चुन रहे हो, सांसद जो लोकसभा के चुनाव में चुनोगे, और आप चुन रहे हो अपने विधायक एमएलए, और ये जाके वोट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कौन कौन जो है वो वोट नहीं कर सकता। जो वोट कर सकता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो वोट नहीं कर सकता भाई, जिसके पास में कोई शक्ति ही नहीं है, वो कौन कौन लोग हैं, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं लिख के भी लाया हूं और बच्चा जो है फंस जाता है। सबसे पहले जो आपके नॉमिनेटेड एमपीज होंगे, ठीक है, जो नॉमिनेटेड एमपीज। अब देखो जो नॉमिनेटेड एमपीज है ना, ये आपके होते कहां पे हैं? ये होते हैं आपके राज्यसभा में, ठीक है। ये कहां पे होंगे? आपके राज्यसभा में होंगे। अब आपको जैसे पता होगा सचिन तेंदुलकर भी एक टाइम पे आपके सांसद थे, ठीक है, एमपी थे। कहां पे? राज्यसभा में आपके एमपी थे, ठीक। कब से कब तक थे? इनको प्रेसिडेंट ने ही नॉमिनेट करा था। कब? 2012 से लेके 2018 तक, क्योंकि राज्यसभा के एमपी का टर्म कितना होता है? 6 साल का होता है। रेखा जी को भी आपका नॉमिनेट करा गया था, मनोनीत करा गया था। तो क्या ये दोनों आपका वोट करे होंगे इलेक्शन में? नहीं करे होंगे भाई। क्यों नहीं करे होंगे? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाई सिर्फ जो क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर ही वोट करेंगे, लेकिन ये लोग क्या है? नॉमिनेटेड है। ऐसे ही आपका जो स्टेट्स हो गए, जो आपके राज्य हो गए, वहां पर भी आपके एमएलए हैं जो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। जो नॉमिनेटेड एमएलए जो चुन के नहीं गए जनता के द्वारा, वो भी नहीं वोट करेंगे भाई। सीधी सी इक्वेशन है, वो भी वोट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या है? अच्छा देखो, आपके जो स्टेट्स होते हैं वहां पर होता क्या है, कुछ कुछ जगह पे आपका होगा बाय कैमरल लेजिस्लेचर। क्या भारी शब्द है लेकिन समझना आसान है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, उस स्टेट में आपको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं विधान सभा। और यहीं पर जो है आपको कुछ कुछ स्टेट्स में जो बाइकैमरल होंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? विधान परिषद, ठीक है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे स्टेट्स जहां पर ये दोनों हाउस है, कौन से आपके, जहां पे विधानसभा भी है, जहां पे विधान परिषद भी है, अपने यूपी में दोनों हाउस हैं, ध्यान रखना। टोटल 6 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां 2 हाउस है। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कहां कहां पे 2 हाउस आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, उसका भले ही कोई इलेक्टेड मेंबर आ जाए, उसका कोई इलेक्टेड मेंबर हो जाए या उसका कोई नॉमिनेटेड हो जाए, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वोट नहीं कर पाओगे। और विधानसभा के केस में कौन वोट कर सकता है? सिर्फ आपके इलेक्टेड एमएलए ही वोट करेंगे, ठीक है। और विधान परिषद में कोई भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद में पुडुचेरी, जब नॉमिनेशन कहीं का नहीं ले रहे हो, किसी नॉमिनेटेड बंदे को नहीं ले रहे हो, तो क्या यूटी के बंदे को लोगे? उनको भी नहीं लोगे, वो भी वोट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड एमएलए ऑफ पुडुचेरी ये भी वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और दिल्ली में कोई नॉमिनेटेड मेंबर होता नहीं है। तो ये सारे लोग भाई हमारे, जो आपके सचिन जी हैं, जो रेखा जी हैं, जो नॉमिनेट होते हैं, वो भैया वोट नहीं करते, ठीक। अच्छा एक चीज और समझनी है, इनका जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होता है, उस इलेक्शन का कुछ नाम है, उस इलेक्शन के मेथड का कुछ नाम दिया हुआ है। अब ये ना 1 वर्ड में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, यूपीएससी पूछ सकता है। तो उसका नाम है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट से होती है। सीक्रेट बैलेट से बताया मैंने आपको। जैसे देखो, ये देखो, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्या ये सांसद हैं या नहीं है? बिल्कुल है सांसद। वाराणसी से ये एमपी है, वाराणसी से चुन के गए हैं, और चुन के गए ना, इलेक्टेड है, तो क्या वोट कर सकते हैं? बिल्कुल वोट कर सकते हैं। ये आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें देखो ये मोदी जी जो हैं वो आपका वोट आपका कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही
यूपी में विधानसभा में जो आपके योगी आदित्यनाथ है चीफ मिनिस्टर, वो भी वोट करेंगे, ठीक है, और भी बाकी एमएलएस वोट करेंगे। चलो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं आया। अब आता है प्राइम मिनिस्टर की बात कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आखिरकार कैसे होता है। तो इसका जो थ्योरी दे रखी है ना, और जो असल में होता है, थोड़ा विचित्र मामला है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। दरअसल अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ना कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो आपका आंसर पता है क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट होते ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि समझो एक बार, ठीक है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे ये क्या आपके इलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, भाई और बहनों, ठीक है, ये आपके इलेक्ट नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके अपॉइंट, ठीक है, ये अपॉइंट होते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या बता दिया, अपॉइंट कैसे होते हैं, उसी के लिए मैं हूं और उसी के लिए चैनल है, उसी को हम लोग समझते हैं। तो भाई ये होंगे आपके अपॉइंट। कैसे होता है इनका इलेक्शन का तरीका, एक बार आपको ये समझना है, ठीक है। तो देखो जनता क्या करती है, जनता डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करती है, प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करेगी जनता, ठीक है। होता है कि जो प्रोसेस है कैसे वर्क करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू वर्क करता है। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू वर्क करने का मतलब क्या है, पहले से समझो। देखो होता क्या, पूरी प्रोसेस लिख के लाया हूं, एक बार यहां पे समझोगे ना समझ में आएगा। देखो है क्या, इसके लिए क्या करा जाता है, आपका पूरे देश को भैया आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी टेरिटोरियल यूनिट्स में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे आपका यहां पर है आपका उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, यहां पूरा उत्तर प्रदेश को मैं जो है बना लिया, ठीक। अब होगा क्या, यहां पर उत्तर प्रदेश में आपका टोटल 80 सीट्स हैं लोकसभा की, तो 80 जो है ना आपके वार्ड बना दिए जाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा जो है वो जीत के आएगा। वहां पे चुनाव जो है 5-6 लोग लड़ रहे होंगे, लेकिन जीत के एक जन आएगा, और जो जीत के एक जन आएगा वही बनेगा आपका एमपी, किसका, लोकसभा का, ठीक है, वही बनेगा एमपी किसका, आपका लोकसभा का। ऐसी जो मोदी जी हैं वो आपके कहां से जीते हुए हैं, वाराणसी से जीते हुए हैं। तो वहां पे लोगों ने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट नहीं दिया है, ठीक है, ये चीज को समझो, क्योंकि आप लोग पॉलिटी के स्टूडेंट हो। वहां पे उनको वोट दिया है वहां के सांसद बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, ठीक है, समझ में आया। ऐसी हर जगह से लोग जो है चुन के जाएंगे। अब पहला तरीका इसमें क्या होता है, इलेक्शन में पहला प्रोसेस क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं वो वोट करते हैं आपके लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। मैंने आपको बताया इलेक्शन हर 5 साल में होता है। जैसे ये तरीका मैंने आपको बताया ना कि इलेक्शन हो रहा है आपका, पूरा जो देश है आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया, ऐसे ही आपके लोग जो है चुन के जाएंगे। और कौन चुनेगी, जनता चुनेगी, हमारी जो भोली जनता है ना वो चुनेगी भाई इन लोगों को, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, लोग चुन के गए भैया, लोकसभा में जाके बैठे, वहां पे ये देखा जाएगा कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो मिल रही हैं, ठीक है। जैसे इस समय पे अगर किसी को 272 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वो पार्टी बनाएगी अपनी सरकार। तो जो पार्टी 50% से ज्यादा सीटें जीतेगी लोकसभा में, उसको चांस मिलेगा जो है गवर्नमेंट बनाने का। इस बार आपका जैसे बीजेपी ही की सरकार है, बीजेपी का नहीं, मतलब बीजेपी को तो एग्जैक्ट सीटें पूरी 272 प्लस नहीं मिली थी 2024 में, कितनी मिली थी आपका, बनी थी 240। तो इन्होंने अपनी गठबंधन पार्टियों के साथ में, जिसको एनडीए बोलते हैं, उसके साथ में इन्होंने क्या करा, सरकार बनाई, ठीक है। अब होगा क्या, इन्होंने भैया इनके जैसे मान लो इनके कितने मेंबर्स हो गए एनडीए के, 292 हो गए ना टोटल, देखो 292 लिखा हुआ है। अब ये 292 लोग जो है ना वो आपस में बैठे होंगे, ठीक, 292 लोग आपस में बैठेंगे और ये आपस में क्या है ना अपना एक लीडर चुनेंगे और उसको बोलेंगे कि ये जो लीडर हमारा चुना गया ना ये होगा प्राइम मिनिस्टर, और ये नाम जो है भेज दिया जाएगा किसको, ये भेज दिया जाएगा आपके प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो विनिंग पार्टी आपस में ही एक जो है अपना एक लीडर जो है चुन लेती है। कौन चुनती है, आपकी विनिंग पार्टी, ठीक है। जैसे बीजेपी जीत के आई, विनिंग पार्टी है, जो आसपास की जो पार्टियां मिलकर एनडीए सरकार बनाई, ठीक है, एनडीए कोलिशन, उन्होंने अपना लीडर चुना। और किसको चुनेंगे ये लोग, पीएम मोदी को, मोदी जी को चुना जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये नाम भेजा जाएगा आपके राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट को जो नाम भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर की
पोस्ट में, ठीक है। अब जब प्राइम मिनिस्टर भैया बन गए, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा थी वहाँ पे उन्हीं की पार्टी की, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और क्या करा गया, अपॉइंट करा गया। देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है अपॉइंट करा गया। और फिर क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हम जब सरकार में आ गए हैं, हमारी पार्टी सरकार में आ गई है, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, ऐसा मोदी जी बोलेंगे, मैं भी नहीं बनाऊँ, ठीक है। और फिर जो है हमारे जो है आप मंत्री भी बनाओ, और जो मंत्री होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे अमित शाह है आपके, ठीक है, कौन है, अमित शाह की बात करें, ठीक है। फिर हम बात करें राजनाथ सिंह जी की, तो भाई ये लोग जो हैं ये आपका मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही तो आते हैं। तो इनको इनका नाम जो है कौन बताएगा प्रेसिडेंट को कि इनको मंत्री बनाओ, वो बताएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात जो हमको करनी है कि आखिरकार पावर जो है कौन किसको चलाता है। देखो एक बार रिवाइज कर ले रहे क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख लिया, साथ में हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन के बारे में देख लिया। तो भाई यहां पर क्या हो रहा है प्रेसिडेंट के केस में, इनके केस में जो हमारी भोली जनता है वो किसको वोट दे रही है, वो वोट दे रही है आपके एमपी को दे रही है, साथ में एमएलए को दे रही है, ठीक है, एमपी को और एमएलए को। तो जो ये एमपी और एमएलए हैं ये वोट करते हैं जाके, ये आपका वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक। प्राइम मिनिस्टर के केस में क्या हो रहा है, हमारी भोली जनता ने वोट किया किसको, सांसद को वोट किया, एमपी को वोट किया, किसको वोट किया, एमपी लोगों को वोट किया। अब जब ये एमपी लोग आपका लोकसभा में जाएंगे, वहां पर अपना ये क्या चुनेंगे, लीडर चुनेंगे। इस लीडर का नाम जो है आगे भेजा जाएगा आपके प्रेसिडेंट को इनका नाम भेजा जाएगा, और फिर ये जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर को। तो मुद्दा पूरा समझ में आया। तो यहां पर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि इंडिया में कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो होना क्या चाहिए, किसकी ज्यादा पावर होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की होनी चाहिए ना, लेकिन है नहीं, पावर किसकी ज्यादा है, प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा। और क्यों ज्यादा है इसी को समझना है। एक आर्टिकल 74 है और एक आर्टिकल है 75 समझ लोगे ना, तो यहीं पे आपको पूरी कहानी जो है समझ में आ जाएगी। इसमें देखो लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कैसे अपॉइंट होगा, ये पूरी कहानी जो है मैंने आपको समझा दी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, और बाकी मंत्री भी अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट द्वारा, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये कहानी तो समझ में आ गई ना आर्टिकल 75 की, कि असल में बोला क्या जा रहा है कि पीएम प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं, और पीएम ही लोगों का नाम बताएंगे जिनको मंत्री बनाना है। किसको बताएंगे नाम, प्रेसिडेंट को, वो उनको चुनेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, जितने भी मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी, वो ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट का जब मन है हटा सकते हैं, नहीं। होता क्या है, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि वो फ्री किसी को भी चुन ले, वो उसी को चुनेंगे जिनकी भैया पार्टी का नंबर जो है लोकसभा में सबसे ज्यादा है, 272 के प्लस है, या गठबंधन पार्टियों के साथ में, और उन्होंने जिस नेता का नाम भेजा उसी को चुनना है। मतलब प्रेसिडेंट बाध्य हैं उस नेता को चुनने को, उस लीडर को चुनने को जो लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी ने आपस में चुना है। समझ में आया, ठीक है। तो ये मतलब, ये तो आर्टिकल 75 ये पूरा सार था, पूरी कहानी थी। अब आर्टिकल 74 में क्या बोला जा रहा है, 74 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग को समझना है। इसमें बोला जा रहा है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे विद द पीएम एट द हेड, और ये लोग एडवाइस करेंगे, ये लोग एड करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपना काम करने के लिए इसी एडवाइस के साथ चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब समझो सारे काम, सारे एक्शंस इंडिया में हो रहे हैं प्रेसिडेंट के नेम पे, लेकिन प्रेसिडेंट क्या खुद से अपना दिमाग लगा रहे हैं, प्रेसिडेंट खुद से अपना विवेक का यूज करके उस डिसीजन तक पहुंच रहे हैं, नहीं भाई, ठीक है। उनको एडवाइस कौन कर रहा है, उनको एडवाइस कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, जिसमें अमित शाह है, राजनाथ सिंह जी हैं, आपका एस जयशंकर है, उनके हेड पे कौन बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि असल में प्रेसिडेंट
किनके हिसाब से चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जो एडवाइस दी जाती है, जो मंत्री लोग एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो कोर्ट भी नहीं पूछ सकता है। मान लो सुप्रीम कोर्ट बोले कि भैया हमको बताओ कि क्या एडवाइस दी, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एडवाइस जो है वो एकदम सीक्रेट रहती है। चलो आगे देखें जरा, फिर क्या है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केस हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, ये इंपॉर्टेंट है। जो यूएनआर राव केस हुआ है 1971 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो गई, लोकसभा को भंग कर दिया गया, तब भी प्रेसिडेंट, लोकसभा को भंग कर दी तब भी प्रेसिडेंट के अपने हिसाब से काम करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो लोकसभा भंग हो गई, किसी के पास में मेजोरिटी नहीं है, तब भी प्रेसिडेंट को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो भंग होने से, जो डिसॉल्व होने से पहले मंत्रिपरिषद थी आपकी, ठीक। फिर उसके बाद में ये भी बोला गया आर्टिकल 74 जो है ये आपका मैंडेटरी है, और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बिना मंत्रिपरिषद, बिना प्राइम मिनिस्टर के, मंत्रिपरिषद किसके हिसाब से चलता है, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, और ये एडवाइस किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट को भेजेंगे, और प्रेसिडेंट को इन्हीं के हिसाब से चलना है। तो इनके एडवाइस के बिना कोई काम वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर इनके एडवाइस के बिना प्रेसिडेंट कोई काम करेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है, कौन है पावरफुल भाई? सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हैं, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता ही है प्रेसिडेंट पावरफुल है, लेकिन थ्योरी में, प्रैक्टिकल उस पे ज्यादा पावरफुल कौन है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये भी केस है, लेकिन चलो एक बार देख ले रहे, शमशेर सिंह केस 1974, इसमें भी बोला है कि जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के हिसाब से काम होगा, वो इनका सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन असल में है मंत्रिपरिषद का, ठीक है। किसका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, समझे। चलो आगे आ जाओ। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आप कहोगे तो क्या प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे, किसी भी सिचुएशन में अपने हिसाब से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? 2-3 सिचुएशन है जिसमें प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन, अपने विवेक के हिसाब से काम करते हैं। कौन कौन सा? जब मान लो किसी लोकसभा में, जैसे मानो ये है आपका लोकसभा, किसी भी पार्टी को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली, गठबंधन के बाद भी मेजॉरिटी नहीं मिली, 272 प्लस का जो आंकड़ा है ना वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तब उस समय पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एक तरीका तो फिर से चुनाव करा दो देश में, लेकिन खर्चा बहुत है उसमें, ठीक है। तो उस समय पे प्रेसिडेंट करेंगे, जब किसी के पास में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो वो बोलेंगे कि भैया, तब प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी के नेता को बुला सकते हैं कि अच्छा आओ आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, जो प्रेसिडेंट को लगेगा सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाएंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, और बाद में जो है मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर इनका जो है डिस्क्रिशन यूज होता है। और फिर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भैया कॉन्फिडेंस ही चला गया लोकसभा में, जैसे लोकसभा में जितना मंत्रिपरिषद है और जो सरकार बनी, जैसे बीजेपी सरकार बनी 240 सीटें हैं ना बीजेपी के पास में, ये समझो ऐसे, समझा रहे? बीजेपी के पास में कितनी है? 240 सीटें हैं ना, ठीक है। और 272 का आंकड़ा चाहिए, एनडीए के पास 292 हैं, तभी सरकार में है, क्योंकि 272 प्लस चाहिए। मान लो ये सब जो है छोड़ के चले गए, ये सारे लोग जो है ना टीडीपी से लेके सब लोग जो हैं छोड़ के चले गए, तो अब क्या बीजेपी सरकार में रहेगी? नहीं रहेगी। तो इस समय पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को, किस हिसाब से? अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से, ठीक है, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से वो कर देंगे डिसॉल्व, ठीक है। अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अपना कॉन्फिडेंस जो है अगर वो खो चुके हैं, तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाइयों बहनों? ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो समझे क्या कहानी है। अब इस पूरी कहानी का अगर सार देखें, इस पूरी कहानी की अगर हम लोग समरी पे आए ना कि भैया असल में इस कहानी की समरी है क्या, तो वो ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक हेड हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा गया है, लेकिन असल में इनके पास में पावर है नहीं। किसके हिसाब से काम करेंगे? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से। और प्राइम मिनिस्टर है ये आपके रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ये ध्यान रखना, इनकी नॉमिनल पोजीशन है, इनकी रियल पोजीशन है। सेरेमोनियल हेड होते हैं ये आपके, ठीक है, ये गवर्निंग हेड होते हैं। ऐसे समझो इंडिया का हेड कौन है? प्रेसिडेंट, लेकिन हमारे गवर्नमेंट का हेड कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक।
डिसीजन मेकिंग एडवाइस के हिसाब से करते हैं, ये अपना खुद जो है डिसीजन लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि असल में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो भाई असल में इस देश में ज्यादा पावरफुल है आपके प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे कंट्री के हेड हैं, ठीक है, कंट्री के हेड उनको बनाया गया, एक सेरेमोनियल पोजीशन दी गई है उनको। लेकिन असल में जो हमारी पूरी सरकार है, हमारा पूरा देश है, हमें किस देश के साथ में रिश्ते अच्छे करने, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, हमारे कंट्री में लॉज क्या होंगे, ठीक है उसके बाद में आपका किस देश के साथ में युद्ध करना, ऑपरेशन सिंदूर जैसे हुआ, ठीक है, जिसमें आपका वहाँ पे मिसाइल वगैरह छोड़ी गई थी पाकिस्तान में, ठीक, जो उनके टेररिस्ट कैंप थे। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो असल में पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर है भाई, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन के मामले पे प्रेसिडेंट को इनके रखा है टॉप पे, ठीक है, वो बस सेरेमोनियल हेड है आपके। ऐसे समझो जैसे मान लो आपके घर में पापा हैं, आपके दादा भी होंगे, दादा भैया सेरेमोनियल हेड है, पापा पूरी रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन डिसीजन जो आखिर में कौन ले रहा होगा? पापा ही ले रहे होंगे ना। ज़्यादातर घरों में यही होता है, ठीक है, मेरे यहाँ भी यही होता था, समझे। तो पूरा अगर हम लोग एक बार सार देख लें फिर से, तो भाई हमको समझ में आता है कि प्रेसिडेंट को अगर हम कंपेयर करें वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, तो ज्यादा पावरफुल हमको क्या समझ में आता है कि भैया प्रेसिडेंट जो हैं ये हैं आपके हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ये हेड है आपके इंडियन स्टेट के। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं भाइयों बहनों, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो समझे, अब आज के बाद सवाल नहीं पूछोगे ज्यादा पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर है ज्यादा पावरफुल, ठीक है। तो यहीं पे हम इसी लेक्चर को खत्म करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो इस चैनल पे आता रहेगा। तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगली वीडियो जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और अगर आपका पसंद का कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, तो वो भी जो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।